हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का हम लोग जो चैप्टर नंबर 12 है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिसको हम शॉर्ट में LPP के नाम से जानते हैं। लीनियर L, प्रोग्रामिंग P, प्रॉब्लम P। इसमें सबसे पहले हम लोग को ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर मतलब कि ये आया ही क्यों है, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोगों को किस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, मतलब क्या ज्ञान हमको होना चाहिए। तो मैं पहले बता दूं कि क्लास 11th में हम लोग पढ़े हुए हैं लीनियर इनइक्वालिटी। हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटी। उस लीनियर इनइक्वालिटी में जो वन वेरिएबल में इनइक्वालिटी होती थी उसको हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था। अगर वन वेरिएबल में जो टू इनइक्वालिटी होती थी, मतलब कि एक सिस्टम हो जाता था, तो उसको जो है कि कैसे हम लोग सॉल्व करते थे उसको भी हम लोग देखे थे। जब उस लीनियर इनइक्वालिटी में अगर टू वेरिएबल आ जाता था, जैसे मैंने कह दिया कि ये है, तो टू वेरिएबल को हम लोग सॉल्व करना सीखे थे ग्राफिकल मेथड से। फिर उसके बाद हम लोग अगर टू वेरिएबल में इनइक्वालिटी का एक निकाय आ जाता था, सिस्टम आ जाता था, मतलब कि कई जो है कि इनइक्वालिटियाँ आ जाती थी टू वेरिएबल में, तो भी उसको जो है कि हम लोग ग्राफिकल मेथड से सीखे थे कि कैसे उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोगों को लीनियर इनइक्वालिटी का जो ग्राफिकल अप्रोच है, मतलब कि जो टू वेरिएबल में रैखिक असमीकाओं को सॉल्व करना सीखा था, वो हम लोगों को आलेखीय विधि से आना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा वो अगर हमको नहीं आएगा तो फिर हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा हम लोगों को समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग को क्लास 11th का जो लीनियर इनइक्वालिटी का जो टू वेरिएबल में ग्राफिकल अप्रोच से, ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व किया गया है, सबसे पहले वो हमको देख लेना चाहिए। तो उसके बाद जो है कि क्लास 12th वहीं से जहाँ वो समाप्त होता है वहीं से जो है कि इसका नया टॉपिक चालू होता है। मतलब कि जो चीज़ हम लोग क्लास 11th में देख चुके हैं वहाँ तक तो रहेंगे ही रहेंगे, उसी के जस्ट आगे एक आध स्टेप हम लोगों को बढ़ जाना है, तो हम लोग इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये रही पहली समस्या। दूसरी समस्या हमारी ये है कि ये जो हमारा चैप्टर है वो बेस्ट जो है एक हमारे दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं उसी समस्या को इस चैप्टर से रिलेट कर दिया गया है। अर्थात हम ये कह लें कि इस चैप्टर के माध्यम से कुछ हमारे दैनिक जीवन की जो समस्याएं होंगी उसका सॉल्यूशन खोजा गया है इस चैप्टर के माध्यम से। वो समस्याएं हो क्या सकती हैं, थोड़ा सा हम ये देख ले रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास जो है ये कुछ गांव हैं, ये हमारे पास 2-3 गांव हैं और हमारा जो घर है कुछ इस गांव में है, और हमें शादी का कार्ड जो है कि इन 3 गांवों में बांटना है। तो पहले हमको अगर शादी का कार्ड बांटना है 3 गांव में, कुछ व्यक्ति यहाँ पर कुछ घर हैं, कुछ घर इस गांव में बांटने हैं, कुछ घर इस गांव में हमको कार्ड बांटने हैं। तो एक हम प्लान बना करके जाते हैं कि अगर हमको इस गांव में जाना है तो किन किन व्यक्तियों को हमको कार्ड देना है। तो हम वहाँ पर अगर हमारे पास 5 घर कार्ड देने हैं तो 5 कार्ड यहाँ के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम एक व्यक्ति को यहाँ पर कार्ड दे करके फिर उसके बाद जो है कि इस गांव में प्रवेश करके फिर पता चला कि अभी 2-4 घर उसमें और मतलब कि घर हैं जिनके लिए कार्ड हमारे पास अभी बचे हुए हैं, फिर जा करके वहाँ पर जाएं। तो यहाँ से जो है हमारे पास जो समस्या होती है वो होती क्या है कि टाइम भी, मतलब अगर बिना प्लान के मुताबिक चलेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हमको डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर हमको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हम कैसे जो है कि कार्ड बांटें कि हमको टाइम हमारा बचत हो और डिस्टेंस भी कम तय करना पड़े। अगर दूसरा एग्जाम्पल की मैं बात करूँ कि जैसे मान लीजिए कि हम ऑनलाइन अगर कोई सामान मंगाते हैं तो जो ऑनलाइन सामान लेकर के आता है वो भी एक प्लान बना करके जाता है कि हमको जो है कि कहाँ पर कैसे जो है कि जो
ऑनलाइन सामान मंगाया गया हो, कैसे हम दें कि हमारे जो है कि जिस वाहन से जा रहे हैं उस के तेल का भी बचत हो, हमको जो है कि डिस्टेंस भी ज़्यादा मतलब कि घूमना न पड़े, तमाम प्रकार की वो भी जो है कि अपने बचत के लिए अपना उपाय खोज करके एक जो है कि जिसको कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम बना करके वो चलता है। तो ये हमारा आ गया। अगर तीसरा में एग्जाम्पल की ये बात कर दूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापारी है, वो व्यापार करना चाहता है, एक व्यापारी है वह व्यापार करना चाहता है और उसके पास जो है, उसके पास व्यापार में लगाने के लिए धन 1 लाख रुपए है। वो जो व्यापारी है वो मेज और कुर्सियों का व्यापार खोलना चाह रहा है, मेज और कुर्सियों का वह व्यापार खोलना चाह रहा है। उसके पास 1 लाख रुपया अमाउंट है, 1 लाख रुपया ही वो लगा सकता है, उससे ज़्यादा उसके पास अमाउंट नहीं है। और जहाँ पर मेज और कुर्सियाँ रखने के लिए उसके पास जो जगह है, हम ये सपोज कर ले रहे हैं कि 50 ही जो है कि चाहे 60 जो भी हो, मैं ये कर दे रहा हूँ कि उसके पास 60 ही जो है कि वस्तुओं को रखने के लिए स्थान है। एक मेज पर वह, हम ये कर रहे हैं कि एक मेज पर 50 रुपये का, मतलब कि मेज अगर मंगाएगा तो 50 रुपये का लाभ, एक मेज पर वो 50 रुपये का लाभ कमा लेगा। और कुर्सियाँ मंगाएगा तो एक कुर्सी पर वह 20 रुपये का लाभ कमा लेगा। तो ऐसे जो है कि अगर उसके पास 60 वस्तुएं रखने के लिए जगह है, वह जो है कि 1 लाख ही उसके पास रुपया है, तो वह जो है कि कितनी कुर्सियां और कितनी मेजें मंगाए ताकि जो है कि उस व्यापारी को मैक्सिमम लाभ हो सके। एक प्लान बना करके जो है कि वो चलेगा, तो उसको मैक्सिमम लाभ कमाने के लिए कितनी कुर्सियां और कितनी मेजें उसको मंगाना चाहिए। और ये भी ध्यान देना है कि 60 से अधिक वो रख भी नहीं सकता है। तो तमाम प्रकार की जो है कि जो यहाँ पर वो अपना विचार पहले रखेगा कि कैसे मंगाए, क्योंकि अगर उसको मैथमेटिक्स ये मतलब नहीं आती है सॉल्व करना, तो वो जो है कि बस एक अंदाज से पहले जोड़े घटाएगा कितना हम जो है कि कुर्सियाँ मंगा लें, कितने मेज मंगा लें, ताकि जो है कि हमको मैक्सिमम लाभ हो सके। उसकी कीमत भी कुछ दिया रहेगा हमको, जिससे कि वो, ये भी मैं लाभ की बात किया हूँ। तो इस प्रकार की जो है कि समस्याओं का सॉल्यूशन इस चैप्टर से हमको मिलने वाला है। तो इसमें कुछ हम लोगों को परिभाषित मतलब कि कुछ स्टैंडर्ड हम लोग को डिफिनीशन मिलेगी, लेकिन उस स्टैंडर्ड डिफिनीशन को समझने के लिए पहले हम लोग 1-2 एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल्स अगर मतलब कि एग्जाम्पल्स ले लेंगे, एग्जाम्पल्स के बाद अगर हम डिफिनीशन को देंगे तो वो डिफिनीशन हम लोग को काफ़ी समझ में आएंगे। देखते हैं, पहले एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि इस पर सवाल कैसे बनते हैं। और मैं बता दूं कि इसमें जो सवाल हमारे बनते हैं, एक तो डायरेक्ट जो है कि इक्वेशन हमको, मतलब कि जो मैं इक्वेशन कह रहा हूँ, इनइक्वलिटी कह लें तो और बेटर रहेगा। जो असमीकाएँ होंगी वो या तो दिया रहेगा और नहीं तो हमको स्टेटमेंट पढ़ करके बनाना रहेगा। तो 2 प्रकार के हम लोग को क्वेश्चन मिलेंगे कि हमारे पास इनइक्वलिटियाँ अगर होंगी तो फिर कैसे जो है हमको सॉल्व करना है, और अगर इनइक्वलिटियाँ नहीं दी है तो स्टेटमेंट दिया होगा, तो स्टेटमेंट के सारे इनइक्वलिटियाँ हम कैसे बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के बाद जो है कि हम लोग देखेंगे डिफिनीशंस को। तो एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को अगर समझ ले रहे हैं तो फिर इससे जो डिफिनीशन इस चैप्टर में हम लोगों को मिलेंगी, उस डिफिनीशन को हम आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि जो भी नाम आएंगे हमारे, वो इस एग्जाम्पल में से ही उस नाम को हम समझाने वाले हैं। तो जो एग्जाम्पल लिए हैं उसको हम पढ़ते हैं, पहले देखते हैं। लिखे यहाँ पर कि एक फर्नीचर व्यापारी मेज तथा कुर्सियों का व्यवसाय करता है। निवेश के लिए व्यापारी के पास 1 लाख रुपए तथा रखने के लिए केवल 60 वस्तुओं के लिए स्थान है। मतलब कि उस व्यापारी के पास जो है कि 1 लाख रुपया है, और जहाँ पर जो है कि वो कुर्सी और मेज को रखना चाह रहा है, वहाँ पर मैक्सिमम वह जो है कि 60 ही मेज और कुर्सियों को मिला करके रख सकता है। आगे, एक मेज पर 5,000 रुपया तथा एक कुर्सी पर 1,000 रुपया की लागत आती है। मतलब जो एक मेज की कीमत है वो 5,000 रुपया है और एक कुर्सी की जो कीमत है वो 1,000 रुपया है।
व्यापारी का अनुमान है कि एक मेज को बेचकर वह 500 रुपया तथा एक कुर्सी को बेच करके वह 150 रुपया लाभ प्राप्त कर सकता है। मतलब कि जो व्यापारी है वो उसका अनुमान है कि अगर हम एक मेज को बेच लेंगे तो 500 रुपया कमा लेंगे और एक कुर्सी को बेच लेंगे तो 150 रुपया कमा लेंगे। अगली बात, यदि व्यापारी खरीदी गई सभी वस्तुओं को बेच सकता है, मतलब कि जो व्यापारी वस्तुएं खरीदेगा वो सबको क्या कर लेगा, समान तरीके से बेच लेगा। ऐसा नहीं है कि वह जो है कि वस्तुओं खरीदेगा तो कुछ की जो है कि सेलिंग कम होगी, कुछ की सेलिंग ज़्यादा होगी, तो उसको सोचना पड़ेगा कि क्या हम जो है कि मंगाएं कि जल्दी से बिके। तो ऐसा नहीं है, जो भी वस्तुएं वो जो है कि खरीदता है सबको बेच लेता है आसानी से, समान तरह से दोनों को बेच लेता है। तो कह रहा है, तो वह जानना चाहेगा कि कितनी मेजों तथा कुर्सियों को खरीदना चाहिए जिससे कि उपलब्ध निवेश राशि पर उसका सकल लाभ अधिकतम। मतलब कि वह यह जानना चाह रहा है व्यापारी, तब हम कितनी कुर्सियां और कितनी मेजें मंगाएं ताकि जो है उतना ही जो हमारे पास 1 लाख रुपया है उसमें से हम मैक्सिमम लाभ कमा सकें। तो हमसे लास्ट में जो भी हमसे पूछेगा उसी को लेट कर लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि कितनी मेजें और कितनी कुर्सियां खरीदनी चाहिए जिससे कि लाभ मैक्सिमम हो सके। तो फिर लिख लेंगे कि माना व्यापारी X मेज तथा Y कुर्सियां खरीदता है। जो हमसे पूछेगा वही मानते हैं। इन जनरल कक्षा 9-10 में हम लोग जैसे जो पूछता है, जो हम लोग पढ़े होंगे एक चर में रैखिक समीकरण, तो उसमें जो भी चीज़ें हमसे पूछता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, जो हमसे पूछेगा उसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो माना व्यापारी X मेज तथा Y कुर्सियां खरीदता है। अब उसके बाद ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से जो भी प्रतिबंध बनेंगे उस प्रतिबंध को सबसे पहले बना ले रहे हैं, और प्रतिबंध को बनाने के बाद कैसे जो है कि सॉल्व किया जाता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है सब इन्फॉर्मेशन को अब हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। तो व्यापारी अगर X मेज तथा Y कुर्सियाँ खरीदता है तो ये बता दीजिए कि एक जो है कि मेज की कीमत 5000 रुपया है और एक कुर्सी की कीमत अगर 1000 रुपया है, तो व्यापारी कुल कितना रुपया लगेगा। अगर उसको खरीदेगा तो व्यापारी को कितना रुपया देना पड़ेगा, तो 5000 X प्लस 1000 Y, ये रुपया उसको देना पड़ेगा। लेकिन वह रुपया इतना होना चाहिए कि 1 लाख से अधिक न हो, क्योंकि व्यापारी के पास 1 लाख से ज़्यादा है नहीं। यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम 1 लाख होगी। ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 लाख, और मैक्सिमम का मतलब होता है कि उससे अधिक नहीं, यानी कि 1 लाख के बराबर या 1 लाख से अधिक। तो उसको लिखने का ये तरीका है। अगली बात, जहां पर मेजों और कुर्सियों को व्यापारी को रखना है वहां पर जो स्थान है वहां पर सिर्फ और सिर्फ 60 ही वस्तुओं को रख सकता है। मतलब अगर X मेज खरीद रहा है और Y कुर्सियां खरीद रहा है तो वह इस प्रकार से खरीदेगा कि दोनों को मिला करके 60 से अधिक न हो, यानी कि 60 से कम हो जाए चलेगा लेकिन 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि X प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 60, मतलब कि X प्लस वाई जो है वो 60 से अधिक नहीं, मैक्सिमम 60 है। और मैक्सिमम 60 का मतलब क्या हो जाएगा, X प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 60। और अगली बात, जो भी हम वस्तुएं खरीदेंगे, जो भी हम वस्तुएं मतलब कि मेज और कुर्सियां खरीदेंगे तो मैक्सिमम लाभ की जब हम व्यवस्था बनाएंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम जो है कि पूरा अगर कुर्सी ही ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो पूरा कुर्सी खरीद लेंगे, मेज को नहीं लेंगे। हो सकता है कि हम पूरा जो है कि मेज ही खरीद लें जिससे कि हमको लाभ अधिकतम मिल रहा है, इसलिए हम पूरा मेज खरीदेंगे, कुर्सी नहीं खरीदेंगे, तो कुर्सियों की संख्या 0 हो सकती है। मतलब ये कि जो हमको वस्तुएं खरीदनी है वह उसकी संख्या बहुत कम हो सकती है, तो 0 और नहीं तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यही मेन है। ये जो हमारा चैप्टर है इसमें जो ये हमको लेना रहेगा वो क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। मतलब कि निगेटिव इंटीजर हमको नहीं लेना है, बस इतनी सी बात है। 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन निगेटिव पॉसिबल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगली बात, जो लाभ मिलेगा वो लाभ कितना मिलेगा, तो एक
मेज पर 500 रुपया और एक कुर्सी पर 150 रुपये का अगर लाभ है तो टोटल लाभ हो जाएगा 500x प्लस 150y। उसी लाभ को हम किससे डिनोट किए हैं, z से बस डिनोट किए हैं और यही z की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो किसी तरीके से अगर हमको x मिल जा रहा है और y मिल जा रहा है, मतलब कितनी कुर्सियाँ और कितनी मेज है, तो हम यहाँ पर ला करके उस वैल्यू को रख देंगे तो z का मान आ जाएगा और वही z हमारा क्या होगा, मैक्सिमम मतलब कि लाभ होगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस हमारा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या है कि हमारे पास जो भी ये इनइक्वलिटियां हैं, ये है, ये है और ये है, ये हमारे पास इनइक्वलिटियां हैं। इस इनइक्वलिटियों का जो है कि हम अपने एक्स वाई प्लेन में ग्राफ प्लाट करते हैं और हम लोग कक्षा 11 में पढ़े हैं कि इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसको समीकरण में क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। इसको समीकरण में, इसको समीकरण में, इसको जो इनइक्वलिटियां होती हैं उसको समीकरण बदल लेते हैं। तो जब इसको समीकरण बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 0 और x बराबर 0 तो y एक्सिस होता है, y एक्सिस का इक्वेशन होता है। और इसको समीकरण बदलेंगे तो y बराबर 0 और y बराबर 0 तो x एक्सिस का इक्वेशन होता है। तो मैंने ये बना दिया है x एक्सिस और मैंने ये बना दिया है y एक्सिस। तो इसका तो काम खत्म हो गया। अगली बात कर ले रहे हैं, ये है, इसको समीकरण बदलेंगे, यहाँ पर लिख दिए हैं उपरोक्त असमीकाओं का समीकरण रूप। सबसे पहले उसका ग्राफ प्लाट करने के लिए समीकरण में उसको बदला जाता है। तो इसको हम डायरेक्टली बना लिए हैं, इसको समीकरण में हम नहीं बदले हैं, नीचे बस इसको समीकरण में कन्वर्ट किए हैं और इसको समीकरण में कन्वर्ट किए हैं। तो ये हो गया हमारा ये वाला इक्वेशन और ये मतलब इस असमीका के संगत ये समीकरण है और इस असमीका के संगत ये समीकरण है। ये समीकरण रूप हो गया। अब उसके बाद इस रेखाओं का जो है कि हम ग्राफ बनाते हैं एक्स वाई प्लेन पर। तो इस रेखा का ग्राफ बनाने के लिए, इस रेखा का मतलब कि आलेख बनाने के लिए करते क्या हैं कि इस रेखा द्वारा अक्षों पर प्रच्छेद बिंदु निकालते हैं। ये जो रेखा है इस रेखा द्वारा अक्षों पर प्रच्छेद बिंदु, तो अक्षों पर प्रच्छेद बिंदु निकालने का दो तरीका होता है कि एक बार x का मान 0 पुट करके y का मान निकाल लेते हैं और एक बार y का मान 0 पुट करके x का मान निकाल लेते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है, इसको अंतःखंड रूप में बदल दें। तो अंतःखंड रूप में बदलने के लिए ये 1 करते हैं तो 100 से दोनों पक्ष में भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा x बटे में कितना आ जाएगा 20 और प्लस y बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो ये जो रेखा थी वो अक्षों को कहाँ कहाँ पर काटेगी, 20, 0 पर और 0, 100 पर। तो ये जो रेखा हमारा है ये वाली वो देख पा रहे हैं, ये पॉइंट है। मैं ये बता दिया हूँ कि सबसे पहला काम कि ये तो आ गया है x अक्ष पर, मतलब कि 20 इकाई की दूरी पर कट करेगी लाइन और y एक्सिस को 100 इकाई की दूरी पर कट करेगी। इसको भी अगर देख लें, थोड़ा सा इसको भी पहले देख लेना है। तो इससे अगर जो है कि हमको निकालना होगा इस रेखा के द्वारा अक्षों पर प्रच्छेद, तो फिर दो तरीका हो सकता है। x का मान 0 पुट करके y का मान निकाल लेंगे, y का मान 0 पुट करके x का मान निकाल लेंगे। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको अंतःखंड रूप में बदलेंगे तो x अपान 60 हो जाएगा और प्लस y अपान कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू 1। यानी कि ये रेखा x एक्सिस को 60, 0 पर कट करेगी और y एक्सिस को 0, 60 पर कट करेगी। तो फिर करते क्या है कि अब तो हमको 20, अगर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लेते हैं तो 20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, x एक्सिस पर 20 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ेगी, y एक्सिस पर 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस की हमको जरूरत पड़ेगी। तो फिर वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है इस पर बना पाना। इसलिए करते क्या है कि एक पैमाना लेट कर लेते हैं और पैमाना ऐसा लेट करते हैं कि ये जो डिस्टेंसेज हैं वो सब उस संख्या से डिविजिबल हो जाए। अच्छे, तो ये जो है कि 2 से भी कट जाएगा, अगर सबकी बात करें तो सब 2 से भी कट जाएंगे, सब 5 से भी कट जाएंगे। तो उसमें से जो हमको सूटेबल लगा, अगर 5 से कट जाएंगे तो 5 चौके 20 और 5 ये 5 20 100, तो 20 सेंटीमीटर अगर लगे कि हमको जो कि डिस्टेंस ज़्यादा लग रही है तो हम क्या कर लेंगे 10 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले लेंगे। तो ये 2 सेंटीमीटर, मतलब कि ये 2 सेंटीमीटर में हमारा काम हो जाएगा और ये 10 सेंटीमीटर में काम हो जाएगा और 6 सेंटीमीटर में और 6 सेंटीमीटर। तो इसलिए पैमाना हम मान लिए हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना
1 सेंटीमीटर बराबर कितना 10 इकाई। तो अगर हम बात करें कि 1 सेंटीमीटर और 10 इकाई लेंगे तो एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम डिस्टेंस की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो 6, क्योंकि ये 60 है तो 6 पड़ेगा और ये 20 है तो 2 पड़ेगा, तो मैक्सिमम 6। तो 6 सेंटीमीटर हम जो है कि ये ले लिए हैं। 1 सेंटीमीटर की हमारी डिस्टेंस है और 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 10 इकाई लिए हैं, तो इसलिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक ले लिए हैं। और वाई एक्सिस पर मैक्सिमम डिस्टेंस कितने की जरूरत पड़ेगी, 10 सेंटीमीटर की। तो क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तो मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ले लिए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इकाई की डिस्टेंस को हम 10 सेंटीमीटर में काम चला लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्राफ पर ये इतना करने के बाद। अब उसके बाद इसको देखेंगे तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को 20,0 पर कट करेगी और ये लाइन मतलब वही लाइन वाई एक्सिस को 0,100 पर कट करेगी। तो 20,0 ये पॉइंट है और 100,0 ये पॉइंट है। इन दोनों को बिंदुओं को हम मिला करके एक लाइन खींच लेंगे तो इस लाइन का क्या हो जाएगा ग्राफ, यानी कि हम उसको लिख दिए हैं। यहाँ पर देखे होंगे ये 4 लिखे हुए हैं, मतलब कि जो समीकरण नंबर हमारा 4 है उसी 4 का ये क्या है आलेख है। अगर हम इसकी बात करें इसकी, तो ये जो बनाए हुए हैं वो एक्स एक्स को 60,0 पर और वाई एक्स को 0,60 पर कट करेगी। तो 60,0 ये पॉइंट है और 60,0 ये पॉइंट है, इससे इसको ज्वाइन करके लाइन खींच देंगे, वो हो जाएगा हमारा समीकरण 5 का ग्राफ, इसका ग्राफ। तो यहाँ से मैं क्या किया हूँ कि ये जो हमारे पास असमीकाएँ थी तो उपरोक्त असमीकाओं के समीकरण रूप लिखे हैं और फिर उसके बाद क्या किए हैं कि ये समीकरण 4 का के द्वारा अक्षों पर प्रच्छेद बिंदु निकालने के लिए 2 तरीका, एक तो ऐसे हम कर लेंगे अंतःखंड रूप में बदल लेंगे। तो एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा 20,0 पर, यानी कि एक्स की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 0। और यहाँ पर कितना वाई एक्सिस पर को बिंदु किस पर कट करेगा 0,100 पर, यानी कि एक्स का मान 0, वाई का मान 100। तो वही जो है कि बस यहाँ पर लिख दिए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर एक्स का मान 0 पुट कर लेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अगर x का मान 0 पुट कर लेंगे यहाँ पर तो y का मान 60 और y का मान 0 पुट कर लेते हैं x का मान 60। तो यहाँ से भी लिख दिया इसको और ये हमारा 60,0, 0,60 को मिला करके हम आप यहाँ पर ये जो पॉइंट हमारा कितना है ये है 60,0 और ये है 0,60 ये इसको मिला करके एक लाइन हम खींच दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होता है इस पर हम डिस्कस करते हैं। अभी सब 11th की चीज़ चल रही है, अभी 12 की कोई चीज़ नहीं बताए हैं, देखते हैं क्या। तो नेक्स्ट हमको काम ये करना है कि ये तो जो हम ग्राफ प्लाट किए हैं इन रेखाओं का है और हमको जो ग्राफ प्लाट करना है इसका और इसका। तो ग्राफ प्लाट करने का रूल्स यही होता है कि पहले उसके संगत जो समीकरण बनते हैं उसका ग्राफ प्लाट कर लेते हैं। और जो 1 वेरिएबल की बात करें चाहे 2 वेरिएबल की बात करें, जो 1 वेरिएबल में चाहे 2 वेरिएबल में जो इनइक्वलिटियाँ होती हैं वो किसको दिखाती हैं, तो उसके द्वारा जो हम जो है कि उसको अगर समीकरण में बदल करके एक लाइन खींच लेते हैं तो वो लाइन हमारे इस तल को 2 तलों में डिवाइड करती है, जिनमें से प्रत्येक का नाम होता है अर्धतल। तो अगर इस रेखा की बात करें तो इस रेखा इस तल को 2 अर्धतलों में डिवाइड की है, एक ये वाला अर्धतल है और एक ये वाला अर्धतल है। तो ये जो है हमारा, मैं अगर इसकी बात करूं इसकी यानी कि इसकी अगर बात करूं और ये जो हमारा है वो कौन है, वो उसके मतलब इसके संगत जो समीकरण बना हुआ है वो कौन है, ये वाला है ये। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो ये तो इस समीकरण का ग्राफ है, इसका ग्राफ है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बताओ इसका ग्राफ कौन होगा, तो वह जो है कि इस अर्धतल को या तो दिखाएगा या तो इस अर्धतल को दिखाएगा। तो किस अर्धतल को दिखाएगा ये मालूम करने के लिए हम करते हैं क्या कि एक ऐसे बिंदु का हम चुनाव करते हैं जो इस रेखा पर स्थित न हो और उस बिंदु को इस इनइक्वलिटी में रख देते हैं। अगर वह बिंदु इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर देता है तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं कि दिखाएगा ये जिसमें वह बिंदु स्थित होगा। इन जनरल वह बिंदु अगर 0, 0 मिल जाएगा तो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि जो 0, 0 है इसमें साल होकर के आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन 0, 0 कब ले सकते हैं, जब 0, 0 इस पॉइंट पर इस रेखा पर नहीं पड़ेगा। तो खास करके वही पॉइंट का चुनाव किया जाता है जो पॉइंट उस रेखा पर स्थित न हो। और इन जनरल अगर 0, 0 पड़ जाता है तो सबसे बेटर रहेगा। तो देख पा रहे हैं 0, 0 तो इस पर है नहीं, तो 0, 0 इसमें क्या कर लेंगे, रख लेंगे। रखने के बाद
देखेंगे कि ये कितना आ जाएगा 0 + 0 यानी कि 0 लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब कि ये संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई, क्योंकि 0 जो है कि 0 लेस देन आर इक्वल टू 100 ये संतुष्ट है, क्योंकि ये दो जो 3 चिन्ह हमारे पास है उसमें से कोई भी चिन्ह अगर इसके बीच में सही हो जा रहा है तो इसको मान लेंगे सही, क्योंकि 0 तो 100 से छोटा है, भले ही 0 100 के बराबर नहीं, तो एक चिन्ह भी अगर लागू हो जाएगा तो इसको क्या मानेंगे सही। तो अगर सेटिस्फाई कर देता है तो किधर के रीजन को दिखाएगा, इधर के रीजन को दिखाएगा, क्योंकि इस रेखा के इधर ही क्या है 0 है, तो इधर के क्षेत्र को दिखाएगा। बस तीर का निशान हम दिखा रहे हैं। उसी प्रकार से अब इस रेखा को भी देखें तो इस पर भी बिंदु 0 0 स्थित नहीं है, तो फिर हम पॉइंट 0 0 इसमें भी रख लेते हैं। तो इसमें अगर रखेंगे तो ये भी संतुष्ट करेगा, क्योंकि 0 + 0 लेस देन आर इक्वल टू 60 यानी कि 0 लेस देन आर इक्वल टू 60 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये भी इधर के ही क्षेत्र को दिखाएगा। मतलब या तो इधर के क्षेत्र को दिखाएगा या तो इधर के क्षेत्र को ही दिखाएगा। तो इधर के क्षेत्र को दिखाएगा क्योंकि 0 0 क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। और ये मैं बता दूं कि इन जो दो रेखाओं का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये वाला ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा है तो मोटी लाइन खींचते हैं, और अगर सिर्फ लेस देन चाहे ग्रेटर देन का साइन लगा हो तो डॉटेड लाइन खींचते हैं। ये भी हम लोगों को ध्यान देना होता है। तो यहाँ से मैंने बना लिया कि ये भी दिखा रहा है इधर, ये भी दिखा रहा है इधर, और ये जो दिखा रहा था x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब इधर, मतलब x का मान 0 के बराबर 0 से अधिक इधर होता है। और ये कह रहा है y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या, y का मान 0 के बराबर 0 से अधिक ऊपर होता है। तो टोटल का इसका और इस x एक्सिस का और y एक्सिस टोटल का जो कॉमन रीजन होगा वो यही वाला हमारा रीजन होगा। इसको क्या कर लेंगे, कलर कर लेंगे। तो इसको लिखना कैसे होता है यहाँ पर तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो कि करना क्या होता है कि असमिका यहाँ पर लिखेंगे, असमिका किसमें, एक में बिंदु 0 0 रखने पर अगर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 0 + 0 ये हो जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 100। ये क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य। अगर सत्य है तो रीजन कौन सा बनेगा वो मैं दिखा दें इधर को। फिर पुनः असमिका किसमें, 2 में बिंदु 0 0 रखने पर रख देंगे तो ये भी कितना बनेगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 60। ये भी क्या है, सत्य है। अगर सत्य है तो किधर के क्षेत्र को दिखाएगा वो लगा लिया हूँ, और जो हमारा ये है वो क्षेत्र ऊपर, मतलब हर कंडीशन में हमारा जो ग्राफ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। इतनी बात हम लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए। तो यहाँ तक जो हम बनाए हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए, जो भी अभी वर्क कर रहे थे सब ग्राफ प्लॉट करने के लिए, मतलब सबका कॉमन ग्राफ प्लॉट करने के लिए, तो कॉमन ग्राफ हमारा बन चुका। अब इसके आगे क्या है उसको हमको देखना है। तो यहाँ तक की जो हमारी अभी कहानी चल रही थी वो थी 11th की। मतलब ये ग्राफ प्लॉट करने का क्या क्या रूल्स है, सारा कुछ जो भी 11th का पार्ट था वो चीज़ कवर हो चुका है। अब हमको जो z का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना होता है वो अब आता है 12th में, कि अब z की मैक्सिमम वैल्यू निकले कैसे। तो अब यहाँ से जो काम हमको करना होता है, तो हम थ्योरेटिकल पार्ट जब कवर करेंगे तो उसमें 2 थ्योरम लिखा हुआ है, उस थ्योरम से आगे का काम किया जाता है। तो मैं बता दूं थ्योरम क्या है, कि जब भी जो z का मैक्सिमम चाहे मिनिमम वैल्यू निकलती है, वो ये जो हमारा ग्राफ होता है उस ग्राफ के कोणीय बिंदु पर, कोणीय बिंदु क्या होता है तो मैं बताता हूं कि जो हमारा ये बहुभुज जैसी आकृति बनती है, ये उस बहुभुज के जो शीर्ष होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय बिंदु कहते हैं। तो कोणीय बिंदुओं पर ही मैक्सिमम चाहे मिनिमम वैल्यू मिलती है, मैक्सिमम मिले चाहे मिनिमम कोणीय बिंदु पर ही मिलना है। तो इसलिए कोणीय बिंदुओं को लिख लेंगे। तो कोणीय बिंदु निकले कैसे, एक ये पॉइंट है वो तो x अक्ष और y अक्ष कटाने बिंदु है 0 0, और ये जो पॉइंट है वो क्या है 20, ये जो पॉइंट है वो 0, 60, और ये जो पॉइंट है इस रेखा के और इस रेखा के समीकरण को हम सॉल्व कर लें तो ये पॉइंट 10, 50 आ जाएगा, उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख दें सारे कोणीय बिंदु
0 0 20, 0 10, 50 और 0, 60। अब इन बिंदुओं पर z के मान निकाल देंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट आया है वो x का y का x का y का x का y का x का y का, मतलब कि 0 मेज 0 कुर्सी, 20 मेज 0 कुर्सी, 10 मेज 50 कुर्सी और यहाँ पर क्या है 0 मेज 60 कुर्सी। तो अगर देखते हैं कि जब 0 0 लेते हैं तो z का मान यहाँ पर रखेंगे, x का मान 0 0 तो z का मान 0 आ जाएगा। जब x का मान 20 तो 20 5 100, यहाँ पर 20 5 100 यानी कि 10,000 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5,000 और 15 5 75, 7 5 12, 12,500 आ जाएगा। और ये 0 60 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 60 15 6 90, 9,000 हो जाएगा। तो अगर इसमें देखें तो ये z जो लाभ है यानी कि 0 रुपया, 10,000 रुपया, 12,500 रुपया और ये क्या है 9,000 रुपया। तो देखिए अगर इसमें कि z में मतलब कि z किस में मैक्सिमम है तो यही क्या है मैक्सिमम। अगर न्यूनतम वैल्यू हमसे पूछता तो उस कंडीशन में हम 0 बताते, मतलब कि न तो एक को कुर्सी खरीदे न तो एक को मेज खरीदे तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम की बात कर रहा है तो यही क्या है अधिकतम है, यही क्या है अधिकतम है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः 10 मेज और 50 कुर्सियाँ खरीदेगा जिससे उसको अधिकतम लाभ 12,500 रुपया मिलेगा। लेकिन ये भी जो मैक्सिमम हम वैल्यू निकाले हैं वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन कब, जो हमारा जो रीजन ये बनेगा वो अनबाउंडेड रहेगा। तो मतलब कि ये तो बाउंडेड का मतलब क्या है घिरा हुआ क्षेत्र है। अगर ये घिरा हुआ क्षेत्र नहीं रहेगा तो इसके बारे में हम कंफर्म अभी नहीं कर सकते कि ये मैक्सिमम होगा कि नहीं। इसके लिए भी हमको आगे चेक करने की जरूरत पड़ेगी और वो चेक करने का प्रोसेस क्या होता है उसको हमें देखना है। तो इन सारी बातों को हम यहाँ पर ये फिगर और जो हमारे पास इनइक्वलिटियाँ बनी थी उस इनइक्वलिटियों को यहाँ पर लिख करके अब जितनी हमारे पास डिफिनीशंस हैं सब डिफिनीशंस को सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखे हुए हैं रैखिक प्रोग्रामन समस्या, मतलब कि जो रैखिक प्रोग्रामन समस्या जो LPP है वो क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी मीनिंग हम समझ ले रहे हैं। जो रैखिक है तो रैखिक का मतलब कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट दिया होता है उससे जब हम इनइक्वलिटी बनाते हैं तो वो जो इनइक्वलिटियाँ होती हैं वो लीनियर इनइक्वलिटी बनती है, रैखिक असमीकाएँ बनती हैं, इसलिए यहाँ पर रैखिक नाम दिया हुआ है। मतलब अगर हम एक प्रोग्राम बनाएं अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू माने कि जो लाभ हम प्राप्त करते हैं वो मैक्सिमम या मिनिमम लाभ कमाने के लिए प्राप्त करने के लिए जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो जो प्रोग्राम हमारा क्या होता है लीनियर होता है। और वो जो प्रोग्राम होता है एक प्रकार की समस्या हमारे पास हमारी एक समस्या होती है, उस समस्या का हम समाधान खोजे, तो इसलिए यहाँ पर समस्या। इसकी डिफिनीशन क्या है, ऋणात्तर चरों की रैखिक असमीकाओं के रूप में व्यक्त किए गए कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत। मतलब कि हमारे पास जो पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमसे मेजों और कुर्सियों की संख्या पूछा गया था, तो जो वो संख्या पूछी जाती है वो ऋणात्तर होता है। ऋणात्तर का मतलब कि नॉन निगेटिव, निगेटिव वो नहीं होता है। 0 हो सकता है, 0 से अधिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। यही हमारे इस चैप्टर में मेन बात है कि जो भी हमसे पूछा जाएगा वो ऋणात्तर नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर ऋणात्तर चरों की रैखिक असमीकाओं के रूप में व्यक्त किए गए कुछ प्रतिबंधों, मतलब जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसमें ऋणात्तर चरों के लिए जो प्रतिबंध जो दिया रहेगा, हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा, उससे जब हम इनइक्वलिटी बनाते हैं वो उसी को प्रतिबंध। ये हमारे पास एक प्रतिबंध ये है, ये प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध है, ठीक। तो इन प्रतिबंधों के अंतर्गत ही हमको सॉल्यूशन करना है। मतलब कि ये जो हमारे पास है ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो कंडीशन सपोज कर लो कि ये जो हमारे पास प्रतिबंध दिए गए हैं, इस प्रतिबंध के अंतर्गत ही हमको सॉल्यूशन देना है। तो कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत रैखिक फलन z रैखिक, ये जो हमारा होता है जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जिसका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना होता है, उसी को हम z से डिनोट करते हैं, जिसको रैखिक फलन कहा जाता है। क्योंकि रैखिक है, लीनियर है, और फलन इसलिए है कि फंक्शन के रूल को क्या करता है वो पूर्ण करता है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट आए थे, ये जो पॉइंट हमारे पास आए थे, क्या क्या आया था, 0,0 आया था, और एक आया था 20,0 आया था, और एक आया था 10,50 आया था, और एक आया था हमारा ये लिखा हुआ है ये
10,50 और एक है 0,60, ये 0,60। जो इस पर वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 0 आई थी। जो इस पर वैल्यू आई थी 20,25,100 10,000 आया था, और इस पर आया था जो 12,500 आया था, और इस पर जो आया था 15×6 = 9,000 आया था। तो ये फंक्शन के रूल को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि ये जो दो हैं हमारे पास, इन दो की इमेज एक हो सकती है, लेकिन एक का 0 रखने पर दो मान नहीं दे सकता है। 0 पर 0 और 0 पर 10,000, ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। हाँ, दो की वैल्यू सेम हो सकती है, इसका अगर मान 0 आया है, इसकी वैल्यू 0 आ सकती है। तो ये फंक्शन के तो ये तो रूल्स होता ही है कि ये जो होते हैं दो एलिमेंटों का एक ही इमेज नहीं बनना चाहिए, सॉरी, दो एलिमेंटों का एक इमेज इसमें बन सकता है, लेकिन एक ही का दो इमेज नहीं बन सकता है। तो ये फंक्शन के रूल्स होता है। तो फंक्शन के रूल को ये क्या करता है, फॉलो करता है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, रैखिक फलन कहा गया है। का अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण किया जाता है। ऐसी समस्याओं को रैखिक प्रोग्रामन समस्या कहते हैं। मतलब जिसका हमको ये इन सारे प्रतिबंधों के अंतर्गत जेड का हमको जो है कि अगर अधिकतम मान या न्यूनतम मान निकालना है, तो इस प्रकार की समस्या अगर हमारे पास आ रही है, तो इसी प्रकार की समस्या को हम क्या कहते हैं, रैखिक प्रोग्रामन समस्या कहते हैं। देखते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे कुछ मानक परिभाषाएं, सम स्टैंडर्ड डेफिनिशंस में फर्स्ट पॉइंट है उद्देश्य फलन। तो हमको जो है कि जो समस्या का सॉल्यूशन हम देते हैं, तो उसमें एक जेड हमारा होता है जिसको हम उद्देश्य फलन कहते हैं। मतलब एक फंक्शन होता है जिसको जेड से डिनोट किया गया था और जिसका हमको अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना था, तो उसी जेड को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखे भी हैं कि उद्देश्य फलन का पूरा नाम होता है रैखिक उद्देश्य फलन, लेकिन लास्ट में उसको डेफिनेशन में हम पूरा कर लिए हैं। उद्देश्य फलन ऐसा रैखिक फलन जिसका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण किया जाता है, रैखिक उद्देश्य फलन कहलाता है। अब रैखिक उद्देश्य फलन, इसमें जो हम सॉल्व किए थे क्वेश्चन को, उसमें यही जो हमारा था जेड बराबर कितना था, जेड बराबर था 500x प्लस 150y, 500x प्लस 150y प्लस 150y, यही हमारा जेड बराबर जो 500x प्लस 150y है, उसी को क्या कहते हैं, रैखिक उद्देश्य फलन कहते हैं। और जो इसमें x और y होते हैं वो निर्णायक चर होते हैं, डिसीजन वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो दूसरी हेडिंग है व्यवरोध कॉन्स्ट्रेंट्स। ये कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है, जो हमारे पास रैखिक प्रोग्रामन समस्या को सॉल्व करने के लिए जो असमीकाएं दी गई होती हैं, चाहे जो हम असमीकाएं बनाते हैं प्रश्न को पढ़ करके, उन असमीकाओं को हम क्या कहते हैं, व्यवरोध, या पूरा नाम उसको रैखिक व्यवरोध के नाम से जाना जाता है। जैसे हम अभी एक पीछे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, तो उस एग्जाम्पल्स में एक असमीका हमारी ये बनी है, एक असमीका हमारी ये बनी है, एक असमीका हमारी ये बनी है। तो इन्हीं असमीकाओं को हम क्या कहते हैं, व्यवरोध कहते हैं। ये जो असमीकाएं हैं, इसको हम ये इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है, समीकरण भी उसको बना सकते हैं। मतलब जो भी समीकरण या असमीकाएं या जो प्रतिबंध बने हुए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रैखिक व्यवरोध कहते हैं। क्योंकि लीनियर है सब, इसलिए जो व्यवरोध है वो लीनियर है, इसलिए इसको रैखिक व्यवरोध के भी नाम से जाना जाता है। लिखे यहाँ पर कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या के चरों पर, मतलब कि जो x और y जो वेरिएबल्स थे, चरों पर रैखिक असमीकाएं अथवा समीकरण अथवा प्रतिबंध, इसी को हम रैखिक असमीका समीकरण प्रतिबंध कह लें, प्रतिबंध व्यवरोध कहलाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, व्यवरोध कहते हैं। और ये जो प्रतिबंध होता है, ये जो होता है प्रतिबंध, उसका नाम क्या होता है, ऋणोत्तर व्यवरोध। इसका नाम क्या होता है, पूरा नाम ऋणोत्तर व्यवरोध। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तथा y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को हम क्या कहते हैं, ऋणोत्तर व्यवरोध कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट, इष्टतम सुसंगत समस्या, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ये क्या होता है, लिखे हैं, निश्चित व्यवरोधों के अधीन असमीकाओं के समुच्चय द्वारा, यानी कि ये हमारे पास जो व्यवरोध हैं उनके अधीन ये समस्याएं असमीकाएं हैं,
तो निश्चित व्यवरोधों के अधीन असमीकाओं के समुच्चय द्वारा, वो एक असमीकाओं का समूह है, द्वारा निर्धारित समस्या जो चरों में रैखिक फलन, मतलब हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स में जो रैखिक फलन हमारा होगा उसी का अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करे, इष्टतम सुसंगत समस्या कहलाती है। मतलब हम लोग जो अभी एक समस्या देखे हैं, उस समस्या में जो हमारा ये रैखिक फलन z था, उसी z का हमको क्या करना था, अधिकतमीकरण था। मतलब अधिकतम लाभ हमको निकालना था, वो अधिकतम लाभ खोजने का हमको प्रयास करना था कि कैसे जो है कि अधिकतम लाभ हो सके। इसी प्रकार की हम समस्या को, जो हमारे पास ये समस्या मिली थी जिससे हम सॉल्व करके z का मैक्सिमम वैल्यू निकाले हैं, तो इसी प्रकार की समस्या को हम क्या कहते हैं, इष्टतमकारी चाहे इष्टतम सुसंगत समस्या कहते हैं। इसी को इष्टतमकारी समस्या भी कहते हैं। अगर हम हेडिंग की बात करें तो इष्टतमकारी समस्या भी उसी को कहा जा सकता है। अब बात कर ले रहे हैं, अगर ये डिफिनीशन न समझ में आ रही तो इसको और करके लिखे हुए इसको भी समझा जा सकता है। ऐसी समस्या जिसमें लाभ का अधिकतमीकरण या लागत का न्यूनतमीकरण करने का प्रयास किया जाता है, इष्टतमकारी समस्या कहलाती है। तो इष्टतमकारी समस्या कहें चाहे हम इष्टतम सुसंगत समस्या कहें, दोनों बात एक ही है। क्या है कि ऐसी समस्या जिसमें लाभ का अधिकतमीकरण करना हो, चाहे जो हम लागत लगा रहे हैं उस लागत का न्यूनतमीकरण करने के लिए प्रश्न में कह दे, तो इस प्रकार की समस्या को हम क्या कहते हैं, इष्टतमकारी समस्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला चौथा पॉइंट है हमारा, सुसंगत क्षेत्र क्या होता है। लिखे यहाँ पर, एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के ऋणोत्तर व्यवरोधों सहित, मतलब कि एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या में जो व्यवरोध हमारे पास होते हैं, ये व्यवरोध है, ये व्यवरोध है, और उसमें हमको ऋणोत्तर व्यवरोध को भी क्या कर लेना है, शामिल। मतलब टोटल जो व्यवरोध हैं उसमें ऋणोत्तर व्यवरोधों को भी शामिल करके पूरा एकदम से एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के ऋणोत्तर व्यवरोधों सहित सभी व्यवरोधों द्वारा नियत उभयनिष्ठ क्षेत्र को समस्या का सुसंगत क्षेत्र अथवा हल क्षेत्र कहते हैं। मतलब ये जो हमारा छायांकित क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसी छायांकित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। नोट में लिखे हुए हैं कि सुसंगत क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र को असुसंगत क्षेत्र, इनफिजिबल रीजन कहते हैं। मतलब अगर इस क्षेत्र को छोड़ दें, बाकी अब जो भी क्षेत्र यहाँ पर हमारे बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, बाकी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, असुसंगत क्षेत्र कहते हैं, इनफिजिबल रीजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पांचवा, सुसंगत हल। सुसंगत हल हमारा क्या होता है, तो मैं बात करूं कि जो ये हमारा फिजिबल रीजन मिला हुआ है, मतलब कि ये जो हमारा सुसंगत क्षेत्र मिला हुआ है, इस सुसंगत क्षेत्र के सीमा रेखा पर और इनके अंतभाग में जितने भी बिंदु हैं, सारे बिंदु को हम क्या कहते हैं, सुसंगत हल कहते हैं। इन व्यवरोधों के सुसंगत हल कहते हैं, क्योंकि ये जो सीमा रेखा पर पॉइंट हैं, चाहे इसके भीतर अंतभाग में जो पॉइंट है, सारे पॉइंट इन तीनों असमीकाओं को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे, क्योंकि सबका कॉमन सॉल्यूशन ये लिया गया है, सबका उभयनिष्ठ भाग लिया गया है। इसलिए इसमें जितने भी पॉइंट होंगे ये सीमा रेखा पर और अंतभाग में, उसी को हम क्या कहते हैं, उन व्यवरोधों के सुसंगत हल कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये यानी कि 0,0, 20,0, 10,50, 0,60, इसी को, ये तो सिर्फ कहाँ पर कॉर्नर पॉइंट है, इस रेखा पर कोई पॉइंट ले लें, इस पर कोई पॉइंट लें, इस पर कोई पॉइंट लें, इस पर कोई पॉइंट, इसके भीतर कोई पॉइंट लें, उस सारे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सुसंगत हल कहते हैं इन व्यवरोधों के। तो लिखिए डेफिनेशन, सुसंगत क्षेत्र के अंतभाग में तथा सीमा रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं को व्यवरोधों के सुसंगत हल कहते हैं। अगला पॉइंट देखें, उसी के जस्ट नीचे एक हम नोट डाल लेंगे। अभी जो पॉइंट हम 5 बताए हैं उसके नीचे जस्ट हम एक नोट डाल लेंगे। क्या, सुसंगत क्षेत्र के बाहर के प्रत्येक बिंदु को असुसंगत हल यानी कि इनफिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब कि कहीं यहाँ पर अगर हम पॉइंट ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर, और इसका निर्देशांक हम ले रहे हैं 40,40 अगर कर रहे हैं 40,40, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इनफिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब कि ये सुसंगत क्षेत्र के बाहर का सॉल्यूशन है, इसलिए उसको क्या कहेंगे,
सुसंगत क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु को असुसंगत हल कहते हैं, यानी कि इनफिजिबल सॉल्यूशन इसको हम कहेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला 6वां पॉइंट है हमारा इष्टतम हल क्या होता है। तो इष्टतम का मान मतलब ही होता है न्यूनतम या अधिकतम। तो इष्टतम हल क्या होता है हमारा, तो जो हमारे पास समस्या दी गई होती है उस समस्या में जो हमको जो है कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देता है। यहाँ पर लिखे हैं सुसंगत क्षेत्र का वह बिंदु, मतलब कि हमारे पास जो सुसंगत क्षेत्र है तो उस सुसंगत क्षेत्र का वह बिंदु जिस पर हमको जो उद्देश्य फलन होता है उसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलती है या इष्टतम मान मिलता है, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, इष्टतम हल कहते हैं। तो ये सारे हमारे पास ये जो हल हैं इसमें से इष्टतम हल कौन होगा, तो अगर हमसे अगर जेड की वैल्यू जो पूछा जा रहा है मिनिमम पूछा जा रहेगा, तो मिनिमम की केस में सपोज कर लेते हैं कि मिनिमम की केस में जेड का मान कितना आया है, सबसे कम 0, तो ये हमारा जो होगा क्या कहलाएगा, इष्टतम हल कहलाएगा। अगर हमसे जेड का मान मैक्सिमम पूछा गया है तो जेड की मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो उसके वो किस पर जेड का मान मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इष्टतम हल कहते हैं। तो लिखे यहाँ पर सुसंगत क्षेत्र का वह बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम, इष्टतम का मतलब कि चाहे अधिकतम चाहे न्यूनतम, जो पूछेगा वही इष्टतम होगा। तो न्यूनतम या अधिकतम मान देता है, इष्टतम हल कहलाता है, यानी कि यही हमारा क्या है, इष्टतम हल है। आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम इन एलपीपी, मतलब कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या में जो आधारभूत प्रमेय है वो क्या है। तो मैं इस ग्राफ तक तो पहुंच गया था, लेकिन आगे का जो हमारा प्रोसेस क्या था, तो अब जो थ्योरम बताने वाले हैं इसी थ्योरम से जो है कि आगे का हमारा प्रोसेस हुआ था। ये थ्योरम का प्रूफ हमारे इस ब्रांच में नहीं है, अदर ब्रांच में जैसे हम लोग ये जो बीए का कोर्स लेकर के करते हैं तो उन ब्रांच में हम जो है कि इसका डेरिवेशन मिलेगा, हमारे ब्रांच में इसका डेरिवेशन नहीं, बस स्टेटमेंट क्या है उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि अगर ये जो हमारा सुसंगत क्षेत्र, मतलब कि ये जो हमारा सुसंगत क्षेत्र मिलता है, अगर इसका जो है कि सॉल्यूशन अस्तित्व में है, मतलब कि जो हमारे पास समस्या मिली थी अगर उसका सॉल्यूशन अस्तित्व में है, सॉल्यूशन अगर हो सकता है, तो वो जो है ये जो हमारा बहुभुज, उत्तल बहुभुज बना हुआ है। उत्तल बहुभुज का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारा जो बहुभुज होता है उसके दो सिरों को जो मिलाने वाली लाइन है, जैसे मान लीजिए कि ये जो बहुभुज हमारा बना है उसको बना करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, ये जो बना हुआ है ये, तो इस बहुभुज में किसी भी दो शीर्षों को मिलाने वाली एक लाइन खींच रहे हैं, तो इस लाइन के एक ही और इनके अन्य सिरे होते हैं, तो ऐसे हम बहुभुज को क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं। तो जो उत्तल बहुभुज है उस उत्तल बहुभुज के जो कॉर्नर बिंदु हैं, जो कोणीय बिंदु हैं, उन कोणीय बिंदुओं पर ही जो है कि हमको जो निम्नतम मान या उच्चतम मान हमको मिलता है, मतलब कि अधिकतम या न्यूनतम मान जो भी होता है इन कॉर्नर पॉइंट्स पर ही हमको मिलता है। कब, जब सॉल्यूशन होता है तब। कब सॉल्यूशन नहीं होता है उसका भी जो है कि हम जिक्र करने वाले हैं जस्ट इसके बाद। स्टेटमेंट पहले पढ़ करके सुना दे रहे हैं। हाँ, थ्योरम फर्स्ट, मान आर रैखिक प्रोग्रामन, एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के लिए सुसंगत क्षेत्र उत्तल बहुभुज, जो सुसंगत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज, तथा z बराबर ax प्लस by उद्देश्य फलन है। मतलब कि कोई भी एक हमारे पास रैखिक प्रोग्रामन समस्या रही है, उसका जो ये सुसंगत क्षेत्र बना हुआ है इसी को हम किससे डिनोट किए हैं, r से डिनोट किए हैं, और जो हमारे पास उद्देश्य फलन है उसको z से अगर डिनोट कर लिए हैं तब यदि z का एक इष्टतम मान अधिकतम या न्यूनतम, इष्टतम मान को क्या कहते हैं, मतलब दोनों को अधिकतम या न्यूनतम दोनों को हम क्या कहते हैं, इष्टतम कहते हैं, अस्तित्व में है। कब अस्तित्व में नहीं होता इसकी भी बात करने वाले हैं, लेकिन पहले हम बात किसकी करें, अस्तित्व में अगर है, मतलब अधिकतम या न्यूनतम मान निकलने वाला है, तो यह इष्टतम मान सुसंगत क्षेत्र R के कोणीय बिंदु अर्थात शीर्ष बिंदु पर स्थित होता है। मतलब कि यहाँ 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 इन्हीं चारों पॉइंटों में से किसी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमको मिल सकती है। आगे देखते हैं।